हेलो फ्रेंड्स, द ITI ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिटर फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के क्वेश्चंस को करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने फिटर फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर 1 के क्वेश्चंस को पढ़ लिया था, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर के पीछे देख सकते हैं। अ, अब देखिए क्या पहला क्वेश्चन क्या है। रीमर में एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है। तो यहाँ जो रीमर दिख रहा है, इसमें ये जो इसके सेंटर एक्सिस जो एक काल्पनिक रेखा है उससे और इसके फ्लूट जो है उसके बीच का एक कोण दिखाया गया है। ये क्या कौन सा कोण होता है? ये हेलिक्स एंगल कोण होता है। अगला क्वेश्चन है, ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने की प्रक्रिया का नाम क्या है। तो जब ड्रिल किया गया छेद होता है उसको और फिनिशिंग देने के लिए हम लोग रीमिंग करते हैं। क्या करते हैं? रीमिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्यों हैंड रीमर के दांतों में असमान अंतराल होता है। जो हमारा हैंड रीमर होता है उसमें जो असमान अंतराल दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है ताकि चैटरिंग को कम किया जा सके। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या होता है। अगर कोई ट्विस्ट ड्रिल है तो उसमें हमको क्लियरेंस एंगल क्यों देते हैं हम लोग? तो क्लियरेंस एंगल इसलिए देते हैं ताकि ड्रिल के जो किनारे होते हैं वो घर्षण से बचाया जा सके, उनमें फ्रिक्शन ना हो सके। रिवेटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग कोण क्या होगा। जो हमारी रिवेटिंग होती है उसके लिए काउंटर सिंकिंग कोण, काउंटर सिंकिंग इस तरीके से की जाती है तो वो क्या होगा। ये जो एंगल पूछ रहा है ये कौन सा एंगल, ये कौन सा एंगल होना चाहिए रिवेटिंग के लिए। तो ये रिवेटिंग हेड होता है, उसको फिट करने के लिए जो हमारा एंगल होता है वो 75 डिग्री होता है। क्या होता है? 75 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ओवरहीट होने का क्या कारण होता है। अगर ड्रिलिंग कर रहे हैं उस समय अगर ड्रिल हमारी ओवरहीट हो रही तो इसका मतलब है कि क्लियरेंस एंगल जो है सही नहीं है। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी आया था। अगला क्वेश्चन, दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का नाम क्या है। अगर एक निश्चित गहराई दी गई है और उसमें छेद को जो है बड़ा करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? काउंटर बोरिंग यूज करेंगे। यदि ड्रिल का क्लियरेंस कोण अधिक है तो क्या होगा। अगर ड्रिल का क्लियरेंस कोण अधिक होगा तो क्या होगा? तो इससे ये प्रॉब्लम आएगी, जो हमारे कटिंग एज जो होगी वो कमजोर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल केंद्र से बाहर चल रहा हो तो क्या होगा। यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल केंद्र से बाहर चल रहा है तो क्या प्रॉब्लम होगी। हमारे जो होल बनेंगे ओवर साइज होल बनेंगे, अधिक आकार के होल बनेंगे। थ्रेड में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। ये एक्स के रूप में, ये देखिए, एक क्रेस्ट से क्रेस्ट की बीच की दूरी या एक रूट से रूट की बीच की दूरी क्या कहलाती है? पिच कहलाती है। ठीक, तो ये हमारा पिच हो गया। अगला, यहाँ पर एक ग्राइंडिंग व्हील जिसका वीर निर्देश 32A 46H8B है, उसमें ए क्या दर्शाता है। तो इसमें जो ये ए है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये प्रदर्शित कर रहा है कि इसमें कौन सा अपघर्षक यूज हुआ है। ठीक है, एब्रेसिव के टाइप को प्रदर्शित कर रहा है। अगला है, कंसेंट्रिक चलने के लिए नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए। जब नया हम लोग ग्राइंडिंग व्हील इंस्टॉल करते हैं किसी भी ग्राइंडिंग मशीन में, उसके बाद उसको कंसेंट्रिक चलाने के लिए जो हमको प्रोसेस करनी पड़ती है वहाँ पर हम लोग ट्रूइंग प्रोसेस को अपनाते हैं। अगला है, ब्लास्ट फर्नेस से उत्पाद जो होता है, कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है। तो हम लोगों को ब्लास्ट फर्नेस से कौन सा उत्पाद मिलता है? पिग आयरन मिलता है। क्यूपोला फर्नेस से कास्ट आयरन मिलता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, मैग्नेट बॉल बेयरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। मैग्नेट और बॉल बेयरिंग और कटिंग टूल को बनाने के लिए हम लोग किस धातु का यूज करते हैं? कोबाल्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पायराइट्स अयस्क में कितना तांबा होता है। जो हमारा पायराइट अयस्क होता है, ये तांबे का अयस्क होता है, इसमें कितना परसेंटेज तांबा हमारा पाया जाता है, कितना परसेंट कॉपर ये हमारा कंटेन करता है। तो ये जो होता है 0.032, कितना है? 0.32% कॉपर का अयस्क कॉपर इसमें होता है। कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है। तो जो हमारी लेड धातु होती है वो क्या होती है? वो बहुत सारे अम्ल के लिए प्रतिरोधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग क्या है। टेलीस्कोपिक गेज जो होता है उसका यूज हम लोग छेद या स्लॉट के आकार को नापने के लिए करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त की जाती है। अगर कोई भी स्टड जो सतह के पास टूट गया है तो वहाँ पर हम लोग कौन सी विधि का यूज करेंगे, वहाँ पर हम लोग पिक पंच मेथड का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण कितना होता है। काउंटर सिंक हेड स्क्रू जो होता है उसका जो एंगल होगा वो एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक, रिवेट हेड के लिए काउंटर सिंकिंग कोण कितना था, 75 डिग्री था। अगला क्वेश्चन है, ड्रिल बिट में एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। क्या चिन्हित किया गया है, तो यहाँ पर जो एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है लिप क्लियरेंस एंगल, क्या है, लिप क्लियरेंस एंगल को चिन्हित किया गया है। ये कौन सा एंगल है, लिप क्लियरेंस एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल बिट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित होता है। तो जो हेलिक्स कोण होता है ड्रिल बिट में वो किस एंगल से निर्धारित किया जाता है, वो हमारा रेक एंगल से निर्धारित किया जाता है। किससे किया जाता है, रेक एंगल से निर्धारित किया जाता है। रीमर का उपयोग क्या है, तो जो हमारा रीमर होता है उसमें ड्रिल किए गए छेद को सही आकार में फिनिश करना होता है रीमर का उपयोग। अगला है, टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल का क्या उद्देश्य होता है। टाइप एन की जो ट्विस्ट ड्रिल होती है उसका जो उद्देश्य होता है वो होता है सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए इसका उपयोग किया जाता है, नॉर्मल लो कार्बन स्टील के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन से रीमर में लंबा टेपर लीड होगा। कौन सा रीमर है जिसमें लंबा टेपर लीड होगा, तो जो हमारा रीमर सॉकेट रीमर होता है उसमें लंबा टेपर लीड होता है। अगला क्वेश्चन, पायलट के साथ हैंड रीमर में पायलट का कार्य क्या है। तो जो पायलट के साथ जो हैंड रीमर होता है, रीमर के नीचे सिरे में एक पायलट बना हुआ रहता है, उसका क्या काम होता है, तो उसका जो वर्क होता है रीमर को रीम्ड होने वाले होल के साथ कंसेंट्रिक मिलाने के लिए किया जाता है। मतलब वो होल में पायलट पहले ही चला जाएगा, उसके बाद रीमर जो है जाएगा, तो इससे वो क्या होगा, वहाँ पे कंसेंट्रिसिटी जो है क्रिएट होगी। अगला क्वेश्चन है, ड्रिल के बिंदु कोण को कौन तय करता है। जो हमारा ड्रिल का पॉइंट एंगल होता है वो किस चीज़ पर निर्भर करता है, तो ये जो हमारा जॉब का मटेरियल होता है उस पर निर्भर करता है। 10 मिलीमीटर के छेद की रीमिंग करने के लिए ड्रिल आकार क्या होगा, अंडर साइज 0.2 मिलीमीटर और ओवर साइज 0.05 मिलीमीटर है। तो 10 मिलीमीटर का अगर छेद की रीमिंग करनी है तो इसके लिए हम लोगों को ड्रिल के आकार कौन सा आकार लेंगे, तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे 0.2 और 0.05 को, यहाँ पर 9.75 इसका आंसर आएगा। क्या आएगा, 9.75 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस टूल का नाम क्या है। ये कौन सा टूल, जो आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये कौन सा टूल है, ये हमारा स्टार व्हील ड्रेसर है। ठीक, स्टार व्हील ड्रेसर है। कौन, ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत को इंगित करता है। ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत को इंगित करने के लिए क्या हमारा उत्तरदायी होता है, तो इसमें हमारा जो ग्रेड होता है, किस ग्रेड का हमारा ग्राइंडिंग व्हील है वो बॉन्ड की ताकत को इंगित करेगा। उस दोष का नाम क्या है, अगर ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो जाए, तो वो जो ग्लेजिंग होती है उसमें ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो जाती है। जो हमारे कृषि उपकरण होते हैं वो रॉट आयरन से क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि वो जंग प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ब्लास्ट फर्नेस में एक्स के रूप में चिन्हित भाग देखिए क्या है, हमारे ब्लास्ट फर्नेस में चिन्हित भाग, तो ये हमारे ट्वायर्स हैं। यहाँ से हवा जो है, गर्म हवा को फर्नेस के अंदर भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कास्ट आयरन अलॉय में कार्बन कंटेंट की रेंज क्या होती है। जो हमारा कास्ट आयरन होता है उसके अलॉय में कार्बन कंटेंट की जो रेंज होती है वो क्या होती है। कास्ट आयरन में हमारे 2 से 4% कार्बन कंटेंट पाया जाता है। वर्नियर माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग जो दिखाया गया है ये क्या है, वर्नियर माइक्रोमीटर में ये थिम्बल है। क्या है, थिम्बल है। अगला क्वेश्चन है, टूटे हुए स्टड को ये हटाने की कौन सी विधि है, निकालने की कौन सी विधि है। तो यहाँ टूटे हुए स्टड को देखिए, प्रिक पंच मेथड है। ठीक है, कौन सी विधि है, प्रिक पंच मेथड
विधि है। अगला क्वेश्चन, एक ड्रिल किए गए छेद के अंत को बेवलिंग का कार्य क्या है? तो ड्रिल किए गए अगर छेद के अंत को बेवलिंग करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? उसको हम लोग बोलते हैं काउंटर सिंकिंग। यदि क्लियरेंस कोण गलत है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर क्लियरेंस कोण हमारा अलग होगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी इससे? तो इससे जो प्रॉब्लम आएगी हमारी, ओवर हीट होगी ड्रिल हमारी। क्या होगी? ड्रिल अधिक घिसेगी, इससे ओवर हीट होगी। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? देखिए एक्स के रूप में जो यहाँ पे चिन्हित भाग दिखाया गया है, ये कौन सा भाग है? ये हमारा निगेटिव रेक एंगल है। क्या है? निगेटिव रेक एंगल है। 39 नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक मेट्रिक मोर्स टेपर्ड होल्स की रीमिंग करने के लिए किस रीमर का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हम लोग सॉकेट रीमर विद पैरेलल शैंक क्या यूज करते हैं? सॉकेट रीमर विद पैरेलल शैंक के साथ यूज करते हैं। ये कौन सा रीमर का प्रकार है, इसका नाम बताइए। ये हमारा कौन सा रीमर है? तो ये जो रीमर दिख रहा है आप लोगों को, ये हमारा हैंड रीमर है। ठीक है, हैंड रीमर है। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये क्या दिख रहा है? ये आर्बर है। ये ड्रिल मशीन के स्पिंडल में यूज किया जाता है। कौन से रीमर में एक लंबा टेपर लीड होता है? जो हमारा हैंड रीमर होता है उसमें लंबा टेपर लीड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ड्रिल किए गए होल पर किस प्रकार का दोष है? ड्रिल किए गए होल पर किस प्रकार का दोष है? ये कौन सा दोष दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये ओवर साइज होल है। क्या है? ओवर साइज होल दिख रहा है। देखिए ड्रिल बिट अलग तरीके से भाग गई है अपनी स्थित पोजीशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र बंद हो जाएं तो क्या होगा? तो जो ग्राइंडिंग व्हील के अगर छिद्र बंद हो जाते हैं तो उससे लोडिंग पर जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोडिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में कंपन और टूल चैटरिंग करने की क्षमता कम होती है? मतलब क्षमता अधिक होती है, कम करने की क्षमता होती है। तो ये जो हमारा कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन होता है, उसमें क्या होती है? मशीन टूल और में कंपन और टूल चैटरिंग करने की क्षमता जो होती है कम होती है। अगला है, रॉट लोहे का उत्पादन करने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है? रॉट आयरन का अगर हमको उत्पादन करना है तो किस भट्टी का यूज करेंगे? तो रॉट आयरन के लिए हम लोग वुडलिंग फर्नेस यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जस्ता निकालने के लिए किस अयस्क का उपयोग किया जाता है? जो हमारा जिंक होता है, जिंक किस अयस्क से निकाला जाता है? जिंक को निकालने के लिए कैलेमाइन अयस्क यूज होता है। कौन सा अयस्क यूज होता है? कैलेमाइन। अगला क्वेश्चन देखिए, किस उपकरण का उपयोग बियरिंग की आंतरिक क्लियरेंस की जांच करने के लिए किया जाता है? किस उपकरण का उपयोग बियरिंग की आंतरिक क्लियरेंस को जांचने के लिए किया जाता है? तो फीलर गेज का यूज किया जाता है। यहाँ पर एक्स के द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है? एक्स के द्वारा चिन्हित भाग जो दिखाया गया है, एक कौन सा भाग है? ये इसकी फिंगर्स है। एक्मे थ्रेड जो होती है उसका एंगल क्या होता है? एक्मे थ्रेड का एंगल क्या होता है? तो जो हमारी एक्मे थ्रेड होती है उसका एंगल 29 डिग्री होता है। डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू का क्या लाभ होता है? जो डाई स्टॉक होता है चूड़ी, बाहरी चूड़ी काटने के लिए, उसमें सेंटर स्क्रू का क्या लाभ होता है? टू एडजस्ट द डेप्थ ऑफ कट, कट की गहराई को समायोजित करने के लिए जो है सेंटर स्क्रू दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स के रूप में चिन्हित स्क्रू के तत्वों का नाम क्या है? ये क्या दिखाई दे रहा है? तो ये जो दिख रहा है हम लोगों को, ये थ्रेड एंगल है। क्या है? ये थ्रेड एंगल है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पद एक पूर्ण घुमाव में स्क्रू के अक्षीय गति का वर्णन करता है? तो जो एक एक्सियल जो मूवमेंट होगा वो क्या बताएगा? एक अक्षीय गति वो बताएगा कि एक लीड जो होती है उसकी कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल बिट का साइज कैसे मापा जाता है? जो ड्रिल बिट होती है उसका साइज मापने के लिए हम लोग उसके जो
लैंड के बीच की जो दूरी होती है उसको मापते हैं। क्या होती है? लैंड के बीच की दूरी से ड्रिल बिट के साइज को मापते हैं। सामान्य प्रयोजन ड्रिल का हेलिक्स कोण क्या होता है? सामान्य प्रयोजन का जो ड्रिल का हेलिक्स कोण होता है वो हेलिक्स एंगल हमारा कितना होता है? 27.5 डिग्री या 27.5 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है, इस टूल का क्या नाम है? ये जो 56 नंबर का दिख रहा है ये कौन सा टूल है? तो ये जो टूल आप लोगों को दिख रहा होगा ये काउंटर सिंक विद पायलट, काउंटर सिंक के साथ ये पायलट, ये नीचे ये जो आप लोगों को पहले अपने क्वेश्चन आया था पायलट क्या होता है, ये होता है एक तरीके से एक निकला हुआ हिस्सा होता है एक्स्ट्रा, और ये काउंटर सिंक के साथ पायलट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक रीमर का कौन सा भाग चिप्स से निकालने के लिए डिजाइन किया गया है? एक रीमर का कौन सा भाग चिप्स से निकालने के लिए डिजाइन किया गया है? तो जो हमारा फ्लूट होता है वो चिप्स को निकालने के लिए डिजाइन किया गया होता है। टाइप एस ट्विस्ट ड्रिल का क्या उद्देश्य होता है? इससे पहले टाइप एन आया था, तो टाइप एस ट्विस्ट ड्रिल में हम लोग नरम और सख्त सामग्री के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है। अगला, ड्रिलिंग में रफ छेद होने का क्या कारण होता है? तो ड्रिलिंग में अगर रफ छेद हो रहा है तो किस वजह से होगा? ड्रिल के कटिंग एज काटने में तेज नहीं होंगे, इसलिए क्या होंगे? रफ होंगे छेद हमारे। ये क्वेश्चन जो है 60 नंबर का 19 मिलीमीटर रीमिंग छेद को परिष्कृत करने के लिए ड्रिल आकार का निर्धारण करें। तालिका के अनुसार अंडर साइज 0.2 और ओवर साइज 0.05 है। यहाँ पे भी इसका उत्तर 18.75 mm होगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद इसमें से घटा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस ऑपरेशन का क्या नाम है? ये जो ऑपरेशन आप लोगों को दिख रहा होगा ये कौन सा ऑपरेशन है? तो ये ऑपरेशन हमारा काउंटर बोरिंग ऑपरेशन है। ठीक, क्या है? काउंटर बोरिंग ऑपरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ड्रिल छिद्र ड्रिल आकार से बड़ा है तो क्या कारण है? यदि ड्रिल का जो छिद्र है ड्रिल के आकार से बड़ा है तो क्या दिक्कत हो रही है? क्या प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होता है? तो ऐसा जो होता है, कर्तन जो किनारे होते हैं, कटिंग एज जो होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। ठीक, अब ये हमारा यहाँ तक क्वेश्चन पूरा हुआ। आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।